हेलो फ्रेंड्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सियल लोडिंग के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया इसेंट्रिकल लोडिंग के बारे में। और आइए आज के लेक्चर नंबर 4 में मैं आपसे एक थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग को डिस्कस करूंगा, जो कि है ट्रांसवर्स शीयरिंग या ट्रांसवर्स शीयर लोडिंग। ये होता क्या है, जैसा देखिए आप मान लीजिए ये हमारे पास एक पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट कंपोनेंट है, जिसका अपर हैंड मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया। दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पार्ट, राइट। सो अगर हम इस फ्री एंड के सरफेस के पैरेलल, देखिए ये फ्री एंड है कुछ इस प्रकार से, ये फ्री एंड है मान लीजिए, दिस इज नॉट फ्लैट बेसिकली, यू टेक दिस वे। सो ये फ्री एंड है, ओके, दिस इज फ्लैट। तो इसके पैरेलल अगर आप फोर्स लगाते हैं दिस वे, पैरेलल टू दिस सरफेस, तो उसको हम कहते हैं शियर फोर्स, शियर लोड। देखिए एक तो नॉर्मल लोड होता है, नॉर्मल लोड का मतलब है जो लोड सरफेस के नॉर्मली एक्ट करता है, दैट मींस परपेंडिकुलर एक्ट करता है, जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं। यहाँ पे है शियर लोड। शियर लोडिंग हम बोलते हैं द फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, पैरेलल टू ए सरफेस। तो इस जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस के पैरेलल लग रहा है ये फोर्स, इसलिए ये मैकेनिकल फोर्स कहलाया जाएगा शियर फोर्स। याद रखिए ये है शियर फोर्स। तो इस शियर फोर्स की वजह से इसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस पैदा होने वाली हैं। ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है कंपोनेंट की। एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये है अंदर की तरफ, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ट्रांसवर्स शियर फोर्स हमने कह दिया। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है मटेरियल के ऊपर, आइए हम देखें। इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए जिस सेक्शन पे आप इफेक्ट देख ले हैं, ये है वो सेक्शन XX। अब आइए हम इसको समझते हैं। अगर मैं यहां पे दो लोड्स इंट्रोड्यूस कर दूं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मान लीजिए एक है P1 एक है P2, और कंडीशन क्या लेते हैं हम कि P1 इज इक्वल टू P2, बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू द एक्चुअल लोडिंग, शियर लोडिंग विच इज अकरिंग ऑन द मटेरियल। तो जितना लोड इसके ऊपर लग रहा है 50 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो 50 किलो न्यूटन के मैंने जो दोनों फोर्सेस लगा दिए, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम रखी है, एक जैसी रखी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही ये सिस्टम, आप जानते हो। लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कशन की है इसके ऊपर। अब लेकिन होगा क्या, देखिए सबसे पहले आप फोकस कीजिए ये P2 लोड के ऊपर, ये वाला जो लोड है, इस P2 लोड की वजह से क्या हो रहा है। अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये शियर लोड ही लग रहा है, जैसे ये है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये शियर लोड लग रहा है, शियर लोड। तो इस शियर लोड की वजह से इसको बेयर करने के लिए इसके अंदर शियर रेजिस्टेंस पैदा होगी, और वो शियर रेजिस्टेंस पर यूनिट, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया, वही एरिया, शियर रेजिस्टेंस, शियर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास बन जाएगी शियर स्ट्रेस। याद रखिए जैसे नॉर्मल स्ट्रेस थी हमारे लिए, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया के ऊपर नॉर्मली परपेंडिकुलरली वो फोर्स लग रहा था, ऐसे यहाँ पे शियर फोर्स लग रहा है, जिस एरिया के ऊपर लग रहा है, पैरेलल एरिया के ऊपर पर यूनिट एरिया कर दीजिए, वो शियर स्ट्रेस आ जाएगा। सो आपके पास जो P2 लोड है ये क्या दे रहा है, P2 लोड शियर स्ट्रेस दे रहा है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर शियर स्ट्रेस। और वो क्या कितना होगा, P2 बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ, दिस इज सिंबल ऑफ टाउ। सो टाउ इज इक्वल टू सेम P2 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये एरिया A ही है क्रॉस सेक्शन एरिया, और P2 क्योंकि P के बराबर था तो P बाय A। क्या P चेंज हो रहा है, नहीं, P एक वैल्यू है जो लग रही है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए कॉन्स्टेंटली लग रही है। ये जो शियर स्ट्रेस आएगी कॉन्स्टेंट शियर स्ट्रेस है, हर जगह इतनी ही वैल्यू की शियर स्ट्रेस लग रही है पूरे मटेरियल में, हर सेक्शन के ऊपर कोई वेरिएशन नहीं है कि यहाँ ज्यादा लग रही है यहाँ कम लग रही, नहीं, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट शियर स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, इसका इफेक्ट आ गया। अब दूसरा बचता है ये P1 और ये P तो है ही है, ये तो हमने दो अपनी तरफ से लगाए थे, कोई फर्क नहीं था, हमने समझने के लिए हमने इसको कंसिडर किया है। तो P1 और P, ये दो फोर्सेज यहाँ पे अभी भी बचते हैं, P1 और P। देखिए दो फोर्सेज लग रहे हैं,
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल क्यों है, देखिए P1 इज इक्वल टू P, और अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर है ये इधर है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच में एक गैप है, तो ये एक मूवमेंट जनरेट करेंगे, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में भी देखा था। तो इसकी वजह से एक यहाँ पे इस प्रकार से एक मूवमेंट जनरेट होगा और वो बेंडिंग टेंडेंसी रखेगा, बेंडिंग, और उसकी अमाउंट कितनी होगी, ये देखिए, मान लीजिए ये गैप है x। अब इस केस में ये डिस्टेंस वेरी कर रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये लगातार चेंज कर रही है। अगर आपका सेक्शन अंडर कंसिडरेशन ये नहीं है, ये है, यहाँ पे है सेक्शन, तो x अलग होगी, यहाँ पे है सेक्शन तो x अलग होगी। अगर सेक्शन ये है बिल्कुल ये वाला, तो वहाँ पे x है ही नहीं, वहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं है। तो जैसे जैसे आप अलग अलग सेक्शन देखते चले जाते हो, इससे दूर जहाँ लोड लगाया उससे दूर 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 आप फिक्स्ड एंड की तरफ बढ़ते हो, डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, तो मूवमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू है लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P1 इंटू एक्स या P इंटू एक्स। तो एक बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से, जिसको कौन रोकेगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी अंदर। जैसा लेक्चर 3 में भी हमने देखा, बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगी, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस। दिस विल बी बिकॉज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, P1 या P इंटू एक्स, P इंटू एक्स। अब x क्योंकि वेरिएबल है, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ कांस्टेंट जनरेट नहीं हो रही, वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगी हर जगह कांस्टेंट होगी, कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, उतनी अमाउंट की शियर स्ट्रेस लग रही है सब जगह। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस जैसे जैसे सेक्शन दूर चला जाएगा लोड से, फ्री एंड से, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये दो प्रकार की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, जहां भी आपके पास ट्रांसवर्स शियर लोड होगा, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, और बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वेरिएबल मैग्नीट्यूड की। याद रखिएगा, ये दोनों स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी जहां पे ट्रांसवर्स शियर लोड लगेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास बीम्स होती हैं, जो बीम डाली जाती हैं, तो उसके ऊपर जो लोड लगता है वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है। देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से बीम है, सपोज दोनों एंड्स फिक्स हैं, और यहां पे आपने लोड लगाया, तो ये लोड आप ये मत कहिए कि ये नॉर्मल लग रहा है जी लोड, नहीं, नॉर्मल टू विच एरिया, इस सरफेस की हम बात नहीं कर रहे, हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। बीच में से इसको काटिए, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, तो इस क्रॉस सेक्शन के ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के ये पैरेलल लग रहा है, तो इट इज शियर लोडिंग फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। तो हर क्रॉस सेक्शन के लिए शियर लोडिंग है। ये क्रॉस सेक्शन इससे जितनी दूर है, जैसे ये बनाया हमने, इस लोड से जितनी दूर दूर क्रॉस सेक्शन जाते चले जाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस में वेरिएशन आती चली जाएगी। तो बीम्स के केस में ट्रांसवर्स शियर लोडिंग होती है। सो ये होती है ट्रांसवर्स शियर लोडिंग, जिसमें आपके पास शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। याद रखिए, इसेंट्रिक लोडिंग जो हमने पिछले केस में कंसीडर किया एक्सियल के बाद में, लेक्चर नंबर 3 में, उसमें शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होती थी। मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखवाया था आपको, शियर स्ट्रेस उसमें नहीं होती। यहाँ ट्रांसवर्स शियर लोडिंग में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी कांस्टेंट अमाउंट की, और बेंडिंग स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होती थी, उसमें भी बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती थी एसेंट्रिक लोडिंग में ओनली। लेकिन उसमें क्या फर्क था, उसमें कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि वहां पे जो मैग्नीट्यूड था m मूवमेंट का, बेंडिंग मूवमेंट, वो बेंडिंग मूवमेंट कितना था, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। अगर आपको याद होगा ठीक है, अगर आपको नहीं याद, नहीं समझ पा रहे कि P डॉट E क्या है, इसकी वजह है कि आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा, तो प्लीज लेक्चर नंबर 3 को भी आप देखिए, आप समझेंगे। वहां पे इसेंट्रिसिटी E था और इतना बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा था P इंटू E, इसमें कोई XYZ कुछ नहीं है इसमें, दिस इज फिक्स्ड क्वांटिटी, क्योंकि E फिक्स है, जहां पे लोड लग रहा है उसकी इसेंट्रिसिटी फिक्स है, लोड इसेंट्रिसिटी, तो वो कांस्टेंट है। इस वजह से m कांस्टेंट है वहां पे, और m कांस्टेंट है तो उसकी वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, ये बेंडिंग मूवमेंट है, जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी बेंडिंग वाली, तो वो भी कांस्टेंट ही होगी। तो वहां पे इसेंट्रिक लोडिंग के केस में कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होती है, यहाँ पे ट्रांसवर्स शियर लोडिंग के केस में वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। दिस इज द डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लोडिंग को डिस्कस करेंगे। टिल देन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।